आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे वेग स्थिरांक के बारे में, के की वैल्यू। जब आपने अभिक्रिया का नियम लिखने वेग का नियम लिखने का शुरुआत किया था, वेग के नियम को लिखा हुआ था, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि किस तरीके से के की वैल्यू, जो कि वेग स्थिरांक कहते हैं, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे या फिर वो क्या चीज़ होती है। तो आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वेग स्थिरांक के ऊपर, कि वेग स्थिरांक आपका होता क्या किसी भी अभिक्रिया के लिए। जैसे मैंने कल तो लिख लेते हैं, जैसा टॉपिक का नाम है वेग स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। बात समझ गया? क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। इसकी बात करते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे मैं इसको लिख लूँगा, इसको पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। पहले अभिक्रिया मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास कोई, मान के चलो अभिकारक ए था, मेरे पास अभिकारक एक था, उसको मैंने पी में कन्वर्ट किया, मतलब कि पी उत्पाद बना। अभिकारक एक था, पी उत्पाद बना। यदि मैं इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का नियम लिखूँ तो क्या आएगा? डी एक्स अपान, मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से दोबारा दोहरा नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू के, क्या लिखा था आपने? ए की सांद्रता पावर एन, यही लिखा था। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? डी एक्स आपने इस तरीके से लिखा होगा इस चीज़ को, के ए माइनस एक्स पावर एन, यही लिखा हुआ था। इसका मतलब ये समझ लेना, इसका मतलब होता है जो a माइनस एक्स क्या था? बची हुई मात्रा थी। उस दिन देखना, ध्यान से नोट्स उठाना, देखना क्या थी ये? बची हुई मात्रा है। बची हुई मात्रा को मैं मान के चलता हूँ a थी। कितनी है? बची हुई मात्रा को मैं a मान लेता हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पावर हो जाएगा n। n क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि, जो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट है, देखना है, देखते रहना। अब इसके बारे में लिख लिया आपका, यही होता था आपका, क्या होता था? वेग स्थिरांक। क्या होता था? वेग स्थिरांक, ठीक है। बात समझ गए? वेग स्थिरांक। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि वेग स्थिरांक आता कैसे या होता क्या चीज़ है। यदि मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई? कह सकता हूं कुछ? बिल्कुल कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं हम लोग? देख लो भाई। यदि मैं कह दूं, माना, मैं मान लेता हूं भाई, माना अभिकारक की सांद्रता जो थी पावर n है, उसको मैं मिला के, सारी चीज़ों को मैं मिला के अभिकारक की सांद्रता मैं कितना कर देता हूँ? 1 कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 1। इसका मतलब इकाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इकाई कर देता हूँ। इसका अर्थ हुआ क्या कि इसकी सांद्रता यदि 1 कर देंगे, 1 के पावर कुछ भी कर दो, हमेशा वो 1 ही रहने वाला, 1 ही रहने वाला है। तो कहेंगे इसकी मात्रा सांद्रता क्या हुआ है? माना A की सांद्रता, इसे बोलते हैं सांद्रता, या फिर इसे बोलते हो मोलर सांद्रता। क्या बोलते हो? मोलर सांद्रता। ध्यान रखना, मोलर सांद्रता, या इसी को हम लोग कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। आपने वहाँ पे यदि साम्यावस्था 11वीं कक्षा 11 में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान के बारे में, लासतेलिया नियम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान के बारे में या मोलर द्रव्यमान के बारे में डिस्कस किया गया होगा कि किस तरीके से सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान हो गया ये, इसका मान क्या होगा? इकाई होगा। ये किसका है? अभिकारक का है। किसका है? अभिकारक का है। बात समझ गए? किसका है? अभिकारक का है, ठीक है। अब मैंने कह दिया इसको इकाई कर दिया। अब इकाई करने के बाद क्या मेरा नया समीकरण क्या बनने वाला भाई? क्या हो जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ इसको, देखो क्या होगा भाई। डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी बराबर के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 हो गई। इसकी वैल्यू 1 हो गई, मैंने 1 कर दिया, 1 में इंटू के गुणा करेंगे, वही के रहने वाला, ठीक है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ? ये समीकरण बनाते, यानी यहाँ से मैं समीकरण को देख के क्या परिभाषा बना सकता हूँ? उसकी क्या परिभाषा बना सकता हूँ? कहेंगे किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि अभिकारक की सांद्रता इकाई कर देने पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा, वही वेग उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होगा। क्या होगा? वेग स्थिरांक के बराबर होगा। बात समझ में आई? फिर से सुन लो भाई, क्या कहा गया? यदि किसी भी अभिकारक की इकाई या किसी भी अभिकारक की मोलर सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता इकाई कर दिया जाए,
तो उस अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। बात समझ गए? या फिर कह सकते हो उस अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। बात समझ गए? बात समझ गए? यही इतना सी बात है भाई, सिंपल सी बात। इस समीकरण बनाओ और आपने मान के क्या कर दिया, के की वैल्यू निकाल लिया। अब बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस बात को, आराम से लिख लेना। माना यदि अभिकारक की सांद्रता, क्या कहेंगे, सांद्रता इकाई कर देने पर क्या हो जाता है, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। उस समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। समझ गए क्या कहा गया है, वेग स्थिरांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यदि किसी अभिकारक की सांद्रता इकाई कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग जो होगा वही उसके वेग स्थिरांक के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई बातें। अब इस पे ये चीज़ें तो हो गई, वेग स्थिरांक का मान हो गया, ये हुआ वेग स्थिरांक की परिभाषा और वेग स्थिरांक कैसे निकाला जाए ये बात हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पूरे चैप्टर का सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है के का मात्रक। क्या है, के का मात्रक। भाई ध्यान से देखना, हर एक जगह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, ये देख लेना, समझ लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, लिखना हो तो लिख लो ना, पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है, लिखते रहना, ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, आप लोग खुद से लिखते रहो। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम वेग स्थिरांक के मात्रक की। किसकी बात करते हैं, वेग स्थिरांक के मात्रक की, क्योंकि देखो मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ भाई इसका, वेग स्थिरांक का मात्रक। अगली हेडिंग डालो, वेग स्थिरांक का मात्रक। देखो भाई यूनिट्स देखना, इनकी यूनिट्स क्या होगी, इसका मैं पहले बात मैं यूज बता देता हूँ। जैसे मैं के की वैल्यू दी, मैं पता कर लिया ना, के की मैंने यदि मैं मात्रक देख लिया क्या चीज़ है, तो मैं बता सकता हूँ वो अभिक्रिया किस कोटि की थी, क्योंकि आगे कोटि पढ़ोगे तो यह कोटि दो प्रकार से आपको पढ़नी है, या आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से कोटि पढ़नी है, लेकिन वैसे कोटि 2, 3, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो कह सकते हैं जीरो ऑर्डर होती है, यानी जीरो कोटि होती है, प्रथम कोटि होती है, द्वितीय कोटि होती है, तृतीय कोटि भी होती है। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू यदि हमें पता चल गई और के का मात्रक हमें पता चल गया, तो हम बिना देखे उस अभिक्रिया को बता सकते हैं, या फिर अभिक्रिया को बिना जाने हम बता सकते हैं कि भाई इस कौन सी कोटि की अभिक्रिया थी, जीरो कोटि की है, फर्स्ट कोटि की है या सेकंड कोटि की है। सारी चीज़ें मैं यहीं से डिस्कस कर लूँगा इसी से, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और के की वैल्यू भी आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है, सीधे एक नंबर में पूछ देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आप के का मात्रक बताइए, या प्रथम कोटि अभिक्रिया का के लिए क्या बताओ, मात्रक बताओ, तो आपको दे देगा। समझ गए कैसे निकाला जाता है? अभी क्वेश्चन में इसका डिस्कस कराऊंगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल देख लेते हैं भाई के का मात्रक। तो आप जानते हो क्या आपने समीकरण निकाला हुआ था, dx अपान dt इक्वल टू के ए पावर सांद्रता a पावर n, यही निकाला हुआ था। ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेना, जहाँ मैं ब्लैक से थोड़ा से मार्कर लिख देता हूँ, जहाँ dx आपका क्या है, पहले समझ लेना dx है, घबराना नहीं बिल्कुल। x क्या है, सांद्रता है, किसकी सांद्रता भाई, x किसकी सांद्रता थी, वहाँ पे उत्पाद की सांद्रता थी, किसकी थी, उत्पाद की सांद्रता। d लगाने का मतलब क्या है, वो छोटा से, थोड़ा से, बिल्कुल थोड़ा से, तो कहेंगे पूरा मतलब dx पूरी सांद्रता है, किसकी है, किसी भी सांद्रता होगी, यानी मोलर सांद्रता है। क्या है, मोलर सांद्रता उत्पाद की सांद्रता है, सीधे सीधे लिख सकते हैं सांद्रता, ठीक है। यदि मैं dt की मैं बात करूं, t क्या है, समय है, परिवर्तन में लगा समय, और d क्या बता रहा है, छोटा सा परिवर्तन है, क्या है, छोटा सा परिवर्तन, लेकिन है तो समय ही भाई, क्या है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, या फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, दिखाई दे रहा है भाई, चलो ठीक है। तो मोल प्रति लीटर है, तो अब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड होता है। बात समझ गए? अब a क्या है, a पावर n क्या है, ये a की मैं बात करता हूँ, a क्या है आपका, अभिकारक की सांद्रता, किसकी है, अभिकारक की सांद्रता, समझ गए, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। और सांद्रता को जानते हैं मोल पर लीटर होता है, मोल पर
लीटर होता है सांद्रता। ठीक है, किसी भी सांद्रता क्या होती है भाई, किसी भी एक इकाई लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या ही सांद्रता कहलाती है। तो मोल पर लीटर की सांद्रता हो जाएगी। तो भाई इसका आप यहाँ पे मात्रक रखते जाओ सबका। dx का मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर, क्या होगा, मोल पर लीटर कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, मोल पर लीटर अपान समय का मात्रक सेकेंड हो गया, बराबर k का मात्रक निकालना था, मैं k को छोड़ देता हूँ, बकिया a का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर, क्या है, मोल पर लीटर। समझ गए, बात समझ गए, पावर n, पावर मैंने n लिख दिया। अब मैं इसे कैलकुलेट करके इधर इधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। मोल पर लीटर बटे सेकेंड, इधर जाएगा ये गुणा तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। समझ गए, पावर n हो गया बराबर k। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ भाई, k इक्वल टू, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, दिखाई देगा आपको भी, हो भी जाएगा। देखो k इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको यदि मैं ऊपर भेज दूँ, ये n है, ध्यान रखना n है, n क्या कोटि है, क्या है, कोटि है, इसको मैं ऊपर भेज दूँ, क्या है, नीचे है, ऊपर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, पावर जितनी भी है उसकी माइनस में हो जाती है। मैथ में पढ़े हो सब सारी चीज़ें, ये क्या होगी, पावर जितनी भी है वो माइनस में हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर, पावर 1 है इसका मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, मोल पर लीटर पावर माइनस n लिख सकते हैं, बटे सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड होगा। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। देखो भाई क्या होगा, अब मैं इसको दोनों को मिला दूं। अब जानते हो जब दो चीज़ों को आपस में दो संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उनके घातों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे गुणा है, इसकी घात 1 है, इसकी घात -1 है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, k इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर पावर 1 - n हो जाएगा, बटे सेकेंड हो जाएगा, बात समझ गए। क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस बात को आप यहीं से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या होता है मात्रक k का, मोल पर लीटर पावर n-1 अपान सेकेंड इनवर्स, यानी कि सॉरी सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड होगा, पावर से बटे सेकेंड हो जाएगा। अब इसी को मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा से क्या हो जाएगा, नहीं तो इधर आ जाओ, इधर से इधर आते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना बात को, ठीक है, देख लेना भाई, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं थोड़े से रेट लिख रहा हूँ, क्या होगा, मोल, मैं इनका आपस में गुणा कर दूं, क्या कर दूं, गुणा कर दूं, क्या हो जाएगा, अंदर मोल पावर 1 - n हो जाएगा। बात समझ गए, क्या होगा, बटे लीटर पावर n1 - n हो जाएगा, बटे सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल पावर 1 - n, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होंगे, चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लीटर पावर n-1, और सेकेंड को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, पावर 1 है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं पावर -1 है, यानी सेकेंड इनवर्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सेकेंड इनवर्स पढ़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या मात्रक आया भाई, क्या मात्रक आया, k इक्वल टू मोल पावर क्या आया, मोल पावर क्या आया हुआ, 1 - n इंटू लीटर पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स आया। इसको मैं थोड़े से ऐसे भी लिख सकता हूँ अच्छे दिखने के लिए, मोल को m से दिखाते हैं तो क्या होगा, मोल n-1 पावर n-1, लीटर को l से दिखाते हैं तो n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ गई। मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से कोटि या प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि का कैसे निकालते हैं, मैं यहीं पे इसको करके दिखाऊंगा। बात समझ गए। तो क्या होगा, k इक्वल टू मोल पावर n-1 इंटू l पावर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेना स्क्रीनशॉट, जैसे भी लेना हो। तो किस तरीके से आया, इसको ऐसे लिख लेना भाई, ये चीज़ें उठ के यहाँ से यहाँ, इसके बाद ये चीज़ें यहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए क्या हुआ, कैसे निकालेंगे, समझ गए। इसके लिए पूछता भी है कि वेग स्थिरांक का मात्रक आप लोग क्या करो, कैलकुलेट करके बताओ किस तरीके से क्या होगा। समझ गए, बातें समझ में आ गई आपकी, ठीक है, बातें समझ में आ गई आपकी। तो मैं थोड़े से करके दिखा देता हूँ, 1-2 करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके ऑर्डर निकालते हैं। तो आप जानते हो, लिख लेना भाई, कहाँ, जहाँ लिख लेना इस बात को,
जहाँ n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। क्या है, कोटि है। बात समझ में आई, कोटि है। कोटि का मतलब ये एक जीरो ऑर्डर की है, जीरो कोटि की है, फिर प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। ठीक है, कोटि का मतलब उसकी पावर जो आता है वैसी बात कर रहा है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। मैं आगे इसकी बात करूंगा, आगे मैं कोटि की आगे बात करूंगा। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में कोटि ही शुरू होगी, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो बात समझ गए। चलो भाई, समझ गए सभी लोग, सभी के सभी समझदार हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लिया जाए भाई सभी के सभी क्या है, समझदार हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई, कोटि कैसे निकाला जाए किसी की। ठीक है, चलो देखो, यदि मैं कह दूं, क्या कह सकता हूं, यदि मैं कहूं जीरो, सॉरी n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू मैं कह दूं जीरो, यानी कि ये शून्य कोटि की, कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जीरो कहने का मतलब क्या है, n बराबर जीरो कहने का मतलब क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी मात्रक k का मात्रक क्या होगा, तो बोलेगा कि k का मात्रक आप लोग निकाल के बताओ। क्या करो, k का मात्रक निकाल के बताओ। तो k का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले में रख दो। मोल पावर क्या होता है, मोल पावर 1 माइनस n होता है इंटू एल पावर n-1 होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। हो गया, n बराबर क्या था, जीरो था, जीरो रख देंगे तो क्या होगा भाई, m 1 माइनस जीरो, l 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया। हो गया, क्या लिख देंगे भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से k का मात्रक निकल गया, यानी कि जीरो ऑर्डर का जो k का मात्रक, जीरो ऑर्डर के लिए k का मात्रक जो होता है वो मोल क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो आप लोग, दूसरी भाषा में लिख सकते हो, लिख लो भाई। कैसे लिख सकते हैं, k इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखा जाता है भाई कई बार, तो लिख सकते हो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से मैं कह दूं n बराबर क्या है, 2 है, 1 है। क्या है, n बराबर 1 है। दो ही प्रकार की आपकी कोटि पढ़नी है बोर्ड में, जीरो ऑर्डर और प्रथम ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी तो मैं, यदि आप लोग कहोगे तो मैं सेकेंड ऑर्डर की भी बता दूंगा आपको। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी करा दूंगा और सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। बस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, तो आप जैसा रिक्वायरमेंट करोगे वैसा हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो देख लेना भाई, n इक्वल टू 1 कर दिया तो मैंने, किसका मतलब क्या है, ये प्रथम कोटि, किसकी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि की है तो क्या हो जाएगा भाई, k की वैल्यू यदि पूछेगा, k का मात्रक क्या आएगा तो क्या निकालोगे, k इक्वल टू, मैं फॉर्मूले में सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ भाई आपके। क्या होगा भाई, आप टाइम कम देते हो इसीलिए, तो टाइम की इसमें सीधे रखेंगे तो क्या होगा, मोल वन माइनस एन होता है, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन की वैल्यू 1 हो गई, बराबर इंटू एल n माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, मोल पावर 0, एल पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। और से जानते हो, किसी की पावर 0 लगा दो, किसी भी संख्या कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 कर दो, उसकी वैल्यू 1 हो जाती। कितनी हो जाती है, 1। ये 1 हो गया, 1 हो गया तो क्या बचेगा, सीधे आपका सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो यानी k का मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपका क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। यहीं से देख के कभी भी आपको क्वेश्चन में यदि आए सॉल्व करने के लिए, यदि आपको कोटि ना दिया हो, यदि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के ना दिया हो, फार्मूले ढेर सारे आपके पास हो, आपको ना समझ में आए कौन सा फार्मूला लगाए, तो आप इसको देख लेना, समझ जाना ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये क्या ऐसा आएगा तो समझ जाना कि ये जीरो ऑर्डर की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बात समझ गए। चलो भाई, ले लो इस चीज़ को, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो भाई, समझ में आई चीज़ें, समझ में आई। चलो अब आगे देख लेते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा था। अभिक्रिया का वेग पढ़ा है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं पढ़ी है, कितनी प्रकार से होती हैं, 3 प्रकार से होती थी। उसी तरीके से आपने वेग, अभिक्रिया के आधार पर वेग का प्रकार पढ़ा हुआ था, 3 तरीके से होता था। ठीक है, फिर आपने अभिक्रिया के वेग का नियम पढ़ा था, वेग का नियम पढ़ा था। अब आपने पढ़ लिया वेग स्थिरांक का मात्रक या फिर वेग स्थिरांक पढ़ लिया, दोनों चीज़ें पढ़ ली। अब मुझे पढ़ना है, अपन को पढ़ना भाई कि वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया के वेग में क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो उसी अंतर को देख लेते भाई कि वो अंतर क्या क्या है। ठीक है, बात समझ गए। तो देख लेते आगे भाई कि अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को हेडिंग के रूप में डाल सकते हैं भाई
ये लेक्चर 3 है, इसमें सारी चीज़ें करीब करीब आधे से अधिक तो ख़त्म ही है, थोड़े और बच्चे पड़े हैं। क्या कहेंगे भाई, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वेग तथा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक में अंतर। क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक में अंतर। दोनों में डिफरेंस निकालेंगे भाई कि ये इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो लिख लेते हैं, एक साइड देखो, कभी भी एग्जाम में क्या आ जाए, अंतर लिखने के लिए दो तरीके से अंतर लिखा जा सकता है। दो तरीके से, यदि आपको अंतर पता है, देखो एग्जाम में नंबर गेन करने का आसान तरीका होता है। यदि आपको अंतर पता है तो मैं अभी जो तरीका बता रहा हूँ उसको लिख लेना, नहीं तो मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको अंतर लिखना होगा इसका, ठीक है। किस तरीके से ना आए तो भी लिख सकते हो आप उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, एक साइड में लिख लोगे अभिक्रिया का वेग, क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग, क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग। और दूसरी साइड में लिखोगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक, क्या लिखोगे, वेग स्थिरांक, क्या बोल लिखोगे, स्थिरांक, ठीक है। नंबर गेन करने का भाई बहुत ही आसान तरीका होता है, बस हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपको एक एक चीज़, नई नई ट्रिक देते रहेंगे कि किस तरीके से नंबर को लिया जाता है या फिर नंबर को उठाया जाता है। तो पहली बात करते हैं, यदि पहली पॉइंट की बात करूं, मैं दोनों में अंतर की बात करूं, तो अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, इसके अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग जो भाई वो किसके ऊपर निर्भर करता है, अभिकारक, लिख सकते हैं क्या, अभिक्रिया का वेग, वेग अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। समझ गए, समझ गए, करता है। थोड़ी सी हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, समझते रहना, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो क्या है भाई, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है भाई, पहले मैं पॉइंट करूँ बात, तो किस पे निर्भर करता है, अभिक्रिया का स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है वो। अब जब मैं क्या कर देता हूँ, मैंने डिफिनेशन क्या निकाला हुआ था अभिक्रिया का वेग का, वेग के स्थिरांक का मैंने डिफिनेशन क्या निकाला हुआ था, जब क्या हो जाए, अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाए, उसी को क्या कहते हो, उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा वही वेग स्थिरांक होगा। तो यानी कहेंगे ये अभिकारक के क्या कहते हैं, इकाई सांद्रता पर ज्ञात होती है। क्या होती है, इकाई सांद्रता पे ज्ञात होती है, किसके, अभिकारक के। तो लिख सकते हैं अभिकारक के इकाई सांद्रता पर ज्ञात करते हैं इसको, या ज्ञात होती है, ठीक है, या इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इकाई सांद्रता करके ही वेग स्थिरांक को ही क्या कहते हैं हम लोग, इकाई सांद्रता पर ज्ञात किया जाता है, यानी वेग स्थिरांक बराबर वेग अभिक्रिया का वेग। क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग बोल देंगे, ये बराबर होता है, ठीक है। तो उस समय जब इकाई सांद्रता पर ज्ञात किया जाता है और उस समय क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का स्थिरांक के बराबर हो जाता है। यदि मैं दूसरी पॉइंट की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, दूसरी पॉइंट की बात करूँ, तो कैसे लिख सकते हैं, क्या करता है, अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक मैं लिख सकता हूँ। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या हो सकता है भाई, क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या होता है, पर सेकंड। समय का भी तो होता है साथ में, अभिक्रिया का वेग का मात्रक का मोल पर लीटर तथा दूसरी बात मैं बात इसमें करूँ, दूसरी बात लिखूँ इसमें, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे भाई, लिखोगे यही कि स्थिरांक जो होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, कोटि पे। किस पे करता है, अभिक्रिया की कोटि पर। किस पे निर्भर करता है भाई, अभिक्रिया की कोटि पर। किस पे निर्भर करता है, अभिक्रिया की
कोटि पर। जैसा कोटि होता था वहां पर क्या होता है, n की वैल्यू आपने पीछे निकाला, n की वैल्यू जैसी आती थी वैसा ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता था। ऐसा ही होता था, n की वैल्यू 0 रखो तो कुछ और आ जाता था, n की वैल्यू 1 रखो तो कुछ और आएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे 2 रखोगे कुछ और आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मात्रक किसके ऊपर निर्भर करेगा, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। यानी कि मैं कोष्टक में लिख सकता हूँ इस चीज को n के ऊपर, किसके ऊपर, n के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लिखते रहना भाई, लिखते रहना। क्या होगा, तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा क्या हो सकता है, यदि मैं कहूँ अभिकारक की सांद्रता की मैं बात करूँ, यदि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे, जैसे मैं कह दूँ अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, क्या करिए, अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, चल रही तो धीरे धीरे क्या होगा, अभिकारक कम होगा, अभिकारक कम होगा यानी अभिकारक की सांद्रता क्या करेगी, घटेगी, बार बार घटेगी। जब सांद्रता घटती है तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जब अभिकारक की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया की वेग क्या होती है, कम होता है। तो कह सकते हैं कि समय के साथ, लिख सकते हैं इस बात को, क्या कहते हैं, समय के साथ, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता कम होती है, क्या होती है, कम होती है। अतः अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कम होता है समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ। एक बात रखना, होता है, कम होता नहीं, वो समय के साथ हो जाए, जैसे समय बीतेगा अभिक्रिया की दर अपने आप कम होने लगी। अचानक से तुम और अभिकारक मिला दो उसमें लाके, और अचानक से और क्या करोगे, अभिकारक उसके अंदर मिला दोगे तो वो क्या करेगा, धीरे से अपनी अभिक्रिया के वेग को धीरे से फिर से बढ़ा लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी सांद्रता फिर से क्या हुई है, बढ़ गई। जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो फिर से उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वो समय के साथ कुछ नहीं करोगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करोगे, वो अपने आप धीरे धीरे कम होगा, और कम होगा तो कहेंगे अभिक्रिया कम होगी, यानी अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अभिकारक कम होगा, सांद्रता कम होगी, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, समय के साथ ऐसा क्या होगा, समय के साथ, ध्यान रखना, समय के साथ, इस बात को ध्यान रखना भाई, भूल मत जाना इस चीज को। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यदि मैं वेग स्थिरांक की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, वेग स्थिरांक, तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है क्या, वेग स्थिरांक, अभिकारक की सांद्रता, मैं पूछूं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है क्या वेग स्थिरांक, बिल्कुल नहीं। हर अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, निश्चित होता है, हर अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है। बात समझ गए, हर अभिक्रिया के लिए, हर अभिक्रिया के लिए या विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट क्या होता है, के स्थिरांक होता है। ठीक है, के होता है वैल्यू, तो यानी हर अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक स्थिर होता है या समान होता है, क्या कहेंगे, समान होता है। ठीक है, समान होता है या स्थिर कह लो, ज़्यादा बेहतर शब्द है, स्थिर होता है। ठीक है, प्रायः की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, प्रायः की बात कर रहा है। ऐसा जनरली होता है, लेकिन ताप ओप लगाओगे तो अभिक्रिया की वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की दर क्या होगा, दोनों, सॉरी, वेग स्थिरांक और वेग, अभिक्रिया का वेग दोनों घट बढ़ सकते हैं ताप के घटाने बढ़ाने से। बात समझ में, वही नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो नीचे लिख सकते हो या फिर मैं ऊपर लिख सकता हूँ इस चीज़ को, एक और मैं इस पर लिख सकता हूँ, मैं ऊपर वाला एक रफ कर रहा हूँ, इस पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़े से जा नहीं पा रहे। तो चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, 2 नंबर में भाई क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि आप अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर बताइए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एकदम बिल्कुल इजी हलवे की तरह हैं, बिल्कुल आप इसको गेन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट और आपके कवर किए जाएंगे, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ताप बढ़ाने पर, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, क्या कहेंगे, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रीजन मैंने बता चुके हैं, हम रीजन बता चुके हैं भाई, क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आपका
क्या होता है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है। गतिज ऊर्जा मिल जाएगी तो प्रभावी टक्करों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, टक्कर के ज़्यादा होंगे तो प्रभावी टक्कर भी बढ़ जाएंगे, उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसी की बात करते हैं। यदि मैं वेग स्थिरांक की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैं वेग स्थिरांक की मैं बात करूँ तो क्या कह सकते हो, वेग स्थिरांक की मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। बात समझ में आई, बढ़ जाता है क्यों, क्योंकि एक तरीके से मैं बात कर लूँ, मैं थोड़े से शॉर्ट में फॉर्म में ही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाता हूँ उसका, क्योंकि वो पूरा बड़े से टॉपिक है उसका। तो एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था, मैं लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखना तो है नहीं आपको, फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ एक्स्ट्रा आपको चीज़ें आपके लिए। क्या होता है, आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, के इक्वल टू क्या दिया हुआ था, के इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, बात समझ में आई। इसे बोलते हैं कोलिजन फैक्टर। ये होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ई होता है आपका सक्रियण ऊर्जा, आर होता है गैस नियतांक, और ये होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। तो इसको बढ़ाओगे यानी कि जो होता है इसके समानुपाती होता है। आप निकालोगे, वहाँ से एक बड़ा सा निकालना पड़ता है सलूशन, उसका निकालेंगे, आगे है उसमें। ठीक है, तो क्या होगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के समानुपाती टी को हो जाएगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया चीज़ें कि इस तरीके से इनके वेग स्थिरांक का और अभिक्रिया के वेग में अंतर बताने के लिए होता है। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक आज हम समाप्त करते हैं, और आगे हम आएंगे अभिक्रिया की कोटि पे। किसके साथ आएंगे, अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि बार बार रिएक्शन में या फिर किसी चीज़ में अभिक्रिया की कोटि आ रही है, तो कल हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसी को समझेंगे। ये तीसरा लेक्चर था। ठीक है, चौथे लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, चौथे लेक्चर में हम लोग समझेंगे अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, दोनों की बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं और कैसे निकालते किसी चीज़ का। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, यदि अच्छा लगे तो भाई हमें सपोर्ट करिए लाइक के थ्रू और कमेंट के थ्रू। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो बता सकते हो भाई कि ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है। ठीक है, जैसे भी बताना चाहते हो बता सकते हो। और अब तो जानते ही हो कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।